Hello, CFA Level 1 candidates. So, we are once again starting with our mock test series, and this will be for specifically for February 2026 Level 1 candidates. ठीक है? एंड उसमें से अपन एक टॉपिक आज ही इस वीडियो में करने वाले हैं, दैट इज फिक्स्ड इनकम. आपके पास दो ऑप्शंस है. जो क्वेश्चन सेट में कराने वाला हूँ, जो मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, वो मैंने अटैच कर दिया है डिस्क्रिप्शन में. तो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप उसको डाउनलोड करो. डाउनलोड तो आपको करना ही है. एंड पहले तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करो एंड देन ये वीडियो को देखो. सेकंड ऑप्शन इज आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन पैरेलली उसका सॉल्यूशन देखो. राइट. तो दोनों में से जो भी ऑप्शंस आपको जमे आप वो करो प्लीज. राइट. तो ही जाके एकदम मजा आएगा. एंड यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट वैसे. ठीक है. एंड लास्टली की वीडियो खत्म होने के बाद डेफिनेटली कमेंट करके बताना कि वो क्वेश्चन सेट में से कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा डेंजरस था, तोड़ू फोड़ू था. राइट. ये भी प्लीज कमेंट करके बताना. तो ऑब्वियसली टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट करेंगे. राइट. तो पहला टॉपिक हमारा फिक्स्ड इनकम है. उसको स्टार्ट करते हैं. राइट. जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे 20 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस, आप ऐसा समझो कि 20 कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं वैसे. ठीक है. जिससे आपका रिवाइज भी फटाफट से हो जाएगा. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस स्टार्ट. मैं क्वेश्चन सेट शेयर कर देता हूं आप लोग के साथ. ओके. ये रहा आपका मॉक टेस्ट पेपर. प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास ये रेडी रखिए. इजी होगा आपको. फिक्स्ड इनकम. क्वेश्चन नंबर 1. लेट अस स्टार्ट. On August 2000, an investor buys 6.4% semi-annual paying bond with a YTM of 5.2%. ठीक है. बॉन्ड बाई किया जिसका कूपन रेट is 6.4% and that bond is yielding 5.2%. The bond matures on December 15, 2002. Okay. 2002 दिसंबर 15 में मेच्योरिटी है. एंड पेज कूपन इंटरेस्ट ईच जून 15 एंड दिसंबर 15. वो तो यहाँ पे इन लोगों ने बोल ही दिया था सेमी एनुअल बॉन्ड, मतलब एक साल में दो बार देंगे. एक जून 15 को देंगे. राइट. एंड दूसरा वाला December 15 को देंगे. राइट. The bond trades on a 30/360 basis. ठीक है. If a dealer quotes a price of 102.62, this is the quoted price of a bond, and we know that bond are always quoted on ex coupon basis. Ex coupon basis का मतलब ये जो प्राइस है ये फ्लैट प्राइस है. The bond's flat price on August 8, 2000 is closest to. Flat price तो देखे रखा है 102.62. बी. ऐसे क्वेश्चंस बहुत डेंजरस होते हैं जहां पे इतना ज्यादा ताम झाम किया, लेकिन अल्टीमेटली अगर कैंडिडेट को ये पता है कि यार कोटेड प्राइस इज नथिंग बट एक्स कूपन माने फ्लैट प्राइस, तो वही तो आंसर है 102.62. मेरे को मालूम है ये सब स्टोरी पढ़ के लोगों ने कैलकुलेट करना चालू कर दिया होगा. वो फुल प्राइस कैसे निकालते हैं, उसमें से अक्रूड इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर आता है फ्लैट प्राइस. तो सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. राइट. एग्जाम में अब यहाँ पे देखना ऑप्शंस. ये जो 103.56 है ना, ये पक्का फुल प्राइस होगा. फुल प्राइस. इसमें से अक्रूड इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो पहुंचेंगे फ्लैट प्राइस. ऑप्शन नंबर बी. ये तीसरा क्या होगा पता है? तीसरा 101.68. कि बहुत सारे लोग ये 102.62 में से अक्रूड इंटरेस्ट अगर माइनस कर देंगे ना तो 101.68 आ रहा होगा. राइट. खैर मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ऐसे ऑप्शंस को देख के गेस कर रहा हूं कि 103.56 डेफिनेटली फुल प्राइस होगा. अक्रूड इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो 102 फ्लैट प्राइस, जो कि अपने को देखे रखा है. राइट. एनीवेज, तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सारा लेफ्ट राइट सब डिस्कस कर रहा हूं. तो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था. राइट. साम आंसर क्वेश्चन में ही छुपा था. राइट. फ्लैट प्राइस देके रखा हुआ था. परफेक्ट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. यूजिंग मैट्रिक्स प्राइसिंग टू वैल्यू अ बॉन्ड. मैट्रिक्स प्राइसिंग, जैसी आपने मैट्रिक्स प्राइसिंग देखा. मैट्रिक्स प्राइसिंग कब यूज होता है सर? हम लोग एक इलिक्विड बॉन्ड का प्राइस निकालते हैं लिक्विड बॉन्ड्स के मदद से. वो लिक्विड बॉन्ड्स के यील्ड के हेल्प से इंटरपोलेट करके एक यील्ड कैलकुलेट करते हैं एंड देन वो यील्ड को यूज करके इलिक्विड बॉन्ड का प्राइस निकालते हैं. आई थिंक इतना एक्सप्लेनेशन इनफ है फेब 26 कैंडिडेट्स को टू रिकॉल दैट मैट्रिक्स प्राइसिंग वाला कॉन्सेप्ट. Using matrix pricing to value a bond, the applicable discount rate is most appropriately estimated using yield on the similar bonds. Option number B. Yields on similar liquid bonds के मदद से हम लोग
यील्ड मैन्युफैक्चर करते हैं एंड वो यील्ड को यूज करते हैं टू प्राइस द इलिक्विड बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 3, इंफॉर्मेशन ऑन टू बॉन्ड्स इज शोन बिलो। दो बॉन्ड्स का डिटेल्स अपने को दिया हुआ है। बॉन्ड ए जिसका प्राइस 98 है, वाईटीएम 8.25% है, पीरियोडिसिटी 2 का मतलब सेमी एनुअल, ऑब्वियसली दो बार सेमी एनुअल, तो दिस 8.25% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, right? दूसरा वाला बॉन्ड बी जिसका प्राइस 102 है, वाईटीएम 9% है, पीरियोडिसिटी 4 का मतलब एक साल में 4 बार, माने कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 9% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है, ये एकदम क्लिक होना पड़ेगा। तो बॉन्ड ए का जो यील्ड है दैट इज पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअल, और बॉन्ड बी का इट इज पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ यील्ड्स आर स्टेटेड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, जिसमें से बॉन्ड बी का तो ऑलरेडी क्वार्टरली बेसिस पे स्टेट किया हुआ है, द डिफरेंस इन यील्ड्स बिटवीन बॉन्ड ए एंड बॉन्ड बी मेजर्ड इन बिप्स पॉइंट इज क्लोजेस्ट टू। बोल रहे भाई सारे के सारे यील्ड को पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली में पहले लेके आओ एंड देन दोनों का डिफरेंस निकालो एंड बताओ वो डिफरेंस कितना है। द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड ए, द डिफरेंस इन यील्ड बिटवीन बॉन्ड ए एंड बॉन्ड बी मेजर्ड इन बिप्स पॉइंट, तो जिसमें से बॉन्ड बी का तो ऑलरेडी 9% कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर्म में ही, बॉन्ड ए का कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, इसको अपने को कन्वर्ट करना है पहले तो कंपाउंडेड क्वार्टरली में एंड देन डिफरेंस निकालना है कितना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक शॉर्टकट तरीका आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जस्ट एक कॉलम बना देता हूं मैं, यील्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस। जिसमें से प्लीज बताओ क्या बॉन्ड बी में कुछ भी मेहनत करना है? नहीं सर, वो 9% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है। बॉन्ड ए में करना है, यस। कैसे करेंगे सर? तो एक कैल्सी में फीचर है इंटरेस्ट कन्वर्जन, वो आप ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे? ये शॉर्टकट वाला बता रहा हूं मैं, लॉन्ग कट नहीं जा रहा हूं। सेकेंड करके 2 दबा देंगे तो आपको एक विंडो ओपन होगा जिसमें शुरू में आपको नॉमिनल रेट दिखेगा। नॉमिनल, NOM स्टैंड फॉर नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब स्टेटेड रेट। बॉन्ड ए का स्टेटेड रेट क्या है? 8.25, तो आप 8.25 करके एंटर कर दीजिए। मैं भी कर रहा हूँ, चलो 8.25 एंटर। फिर अप एरो करना, आपको C/Y दिखेगा, दैट इज कंपाउंडिंग पर ईयर। तो सेमी एनुअल बॉन्ड है तो कंपाउंडिंग कितने बार होगा? 2 बार, तो 2 करना, 2 एंटर। फिर अप एरो करके EFF करना, इफेक्टिव रेट। EFF में आपको CPT दबाना है, फिर कंप्यूट। मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि अगर एक बॉन्ड है जो यील्ड दे रहा है 8.25% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो उसका इफेक्टिव यील्ड, इफेक्टिव एक्चुअल में कितना कमाएंगे सर साल में? तो दैट इज कमिंग टू 8.420516, 420156, सॉरी। ये आपके कैसे में दिख रहा होगा। कुछ नहीं किया, नॉमिनल रेट डाल दिया, स्टेटेड रेट, कंपाउंडिंग कितने बार डाल दिया, उसके बाद से इफेक्टिव रेट कैलकुलेट किया। अब मेरे को क्या करना है? बैक कैलकुलेशन करना है। अब वापस से डाउन एरो करो। अब मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ, अगर इफेक्टिव रेट 8.420156 है और अगर ये बॉन्ड कंपाउंडेड 2 के बदले 4 टाइम्स होता, तो इसका नॉमिनल रेट क्या होता? तो कुछ नहीं करना, वापस से डाउन एरो करो। C/Y 2 के बदले आप 4 डाल दो, 4 एंटर। फिर डाउन एरो करो, कंप्यूट करो CPT। तो 8.166633 ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको। यही बॉन्ड का जो यील्ड है ना कंपाउंडेड सेमी एनुअली, उसका इक्विवेलेंट यील्ड निकाले हम कंपाउंडेड क्वार्टरली। आप समझे? तो कैसे निकालेंगे सर? शॉर्टकट में प्लीज यूज इंटरेस्ट कन्वर्जन वाला। जहां पे जो स्टेटेड रेट दिया हुआ उसको पुट कीजिए, कंपाउंडिंग एक साल में कितने बार उसको पुट कीजिए, उसके बाद से इफेक्टिव निकालें। अब हम लोग बोल रहे कि यार यही इफेक्टिव अपने को मिलना है, लेकिन अगर ये बॉन्ड अपने को यील्ड दे रहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो बताइए ना सर नॉमिनल रेट कितना होगा? स्टेटेड रेट, उसको बैक कैलकुलेट किया, राइट? तो जो दिया है उसके मदद से EFF में पहुंचो, फिर EFF में वापस से नीचे आओ, रिवर्स आपको आ जाएगा। तो बॉन्ड ए का इट इज 8.16663% कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब दोनों का डिफरेंस क्या निकाल लो। तो 0.833, दैट इज व्हाट 83 बिप्स, वही अपने को पूछा है। ऑप्शन नंबर बी, राइट। मैं बहुत सारे मेथड्स डिस्कस नहीं करूंगा, सो दूसरे मेथड से भी करते हैं ऑल दैट, ठीक है। आपने जैसा भी किया होगा, राइट। इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड नो टू कन्वर्ट। सेमी एनुअल बॉन्ड है, उसका इक्विवेलेंट क्वार्टरली यील्ड क्या होगा?
क्वार्टरली बॉन्ड है तो उसका इक्विवेलेंट सेमी एनुअल यील्ड क्या होगा, ये आपको आना चाहिए। उसमें से मैंने एक तरीका शेयर किया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, a 4% annual bond is currently priced at 105 per 100 of the par value. Price 105 है, face value 100 है. It has 3 years to maturity and is callable at a price of 102.5 at the end of year 1. Callable bond है, अगर एक साल के एंड में कॉल किए तो कॉल प्राइस होगा 102.5। नहीं नहीं सर, फर्स्ट ईयर के एंड में कॉल नहीं किए, सेकंड ईयर के एंड में कॉल किए, तो क्या प्राइस पे कॉल करेगा कंपनी, 100.5, राइट। और सेकंड ईयर के एंड में भी कॉल नहीं किया तो भाई मेच्योरिटी तक वो बॉन्ड जाएगा। उसके बाद क्या पूछा, द यील्ड टू वर्स्ट इज द बॉन्ड्स। अपने को तीनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर बॉन्ड मेच्योरिटी तक गया तो क्या यील्ड, नहीं नहीं सर फर्स्ट ईयर के एंड में ही कॉल हो गया तो क्या यील्ड, और नहीं नहीं सर सेकेंड ईयर के एंड में कॉल हुआ तो क्या यील्ड। तीनों में से सबसे खराब यील्ड कौन सा है, उसको तो यील्ड टू वर्स्ट बोलते हैं, राइट। चलो निकालते हैं अभी। तो पहला वाला ऑप्शन है यील्ड टू मेच्योरिटी तक गया, तो यील्ड निकालने सबको आता है। 105 प्लस माइनस पीवी कर देंगे, 100 को एफ बी कर देंगे। 4% एनुअल पे बॉन्ड है तो 100 का 4%, 4 को पीएमटी कर देंगे, 3 को एन कर देंगे, और फिर सीपीटी आई बाई वाई। चलो करते हैं। 100 एफ बी, 105 प्लस माइनस पीवी, 4 पीएमटी, 3 एन सीपीटी आई बाई वाई। इट इज कमिंग टू 2.257, 2.26% कर देता है। तो अगर मेच्योरिटी तक गया तो हर साल आपको 2.26% का यील्ड जनरेट होगा। नहीं नहीं सर फर्स्ट ईयर ही कॉल हो गया तो यील्ड निकालते हैं 105 प्लस माइनस पीवी। फर्स्ट ईयर अगर कॉल हो रहा है तो कॉल प्राइस कितना मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 102.5, 102.5 एफ वी, 4 पीएमटी एक साल का कूपन, 1 को कर देंगे एन, एंड देन सीपीटी आई बाई वाई। चलो करते हैं। 102.5 एफ वी, 1 एन, सीपीटी आई बाई वाई। It is coming to 1.428, 1.43%। और yield टू सेकेंड कॉल हुआ तो सेम 105 प्लस माइनस पीवी, और सेकेंड ईयर के एंड में कॉल हुआ तो कितना मिलने वाला है, 100.5 एफ वी, 4 पीएमटी रहेगा, 2 एन रहेगा, सीपीटी आई बाई वाई। तो चेंजेस क्या करना है, 2 को एन कर दो, 100.5 को एफ वी कर दो, बाकी सब तो सेम रहेगा, सीपीटी आई बाई वाई। इट इज कमिंग टू 1.684 to 1.68%। इसमें सबसे खराब यील्ड कौन सा लग रहा है, यील्ड टू फर्स्ट कॉल वाला, 4 का व्हाट इट इज बी। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉरवर्ड कर्व कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग रेट्स। फॉरवर्ड रेट्स देके रखा हुआ है, आज एक साल के लिए, एक साल बाद एक साल के लिए, 2 साल बाद एक साल के लिए, 3 साल बाद एक साल के लिए। एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू स्पीक इट आउट। विच आर स्टेटेड ऑन अ सेमी एनुअल बेसिस, सारे के सारे पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन द इम्प्लाइड 3 ईयर स्पॉट रेट, मेरे को तो पता ही था ऐसे कुछ होने वाला है। या तो स्पॉट रेट्स देंगे बोलेंगे फॉरवर्ड रेट्स निकालो, या तो फॉरवर्ड रेट्स देंगे बोलेंगे स्पॉट रेट निकालो, राइट। अब यहाँ पे अपने को फॉरवर्ड रेट देके क्या बोला है, स्पॉट रेट निकालो, S3 निकालो। 3 साल का रेट निकालना है तो बोलो क्या क्या चीज को मैं मिक्स करूं। सर पहला वाला रेट आएगा 0y1y, आज एक साल के लिए रेट, एक साल के बाद एक साल के लिए रेट, फिर 2 साल के बाद एक साल के लिए रेट। तो कहना से ये 3 रेट को अगर मैं यूज करूंगा तो S3 का फीलिंग आ रहा है ना, राइट। ये भी एक साल का रेट है, ये भी एक साल का रेट है, ये भी एक साल का रेट है, S3, राइट। आज एक साल के लिए, एक साल बाद एक साल के लिए, 2 साल बाद एक साल के लिए, राइट। नंबर लाइन बना देते हैं। ये 0y1y, ये 1y1y, ये 2y1y। 0y1y 1 पे पहुंचे, 1y1y 2 पे पहुंचे, 2y1y 3 पे पहुंचे। तो ये 3 रेट को मिक्स कर देंगे, क्लब कर देंगे, तो सर S3 आ जाएगा। अब मैं तो हमेशा शॉर्टकट वे में करता हूँ, राइट, बहुत फास्ट हो जाता है। शॉर्टकट वे में क्या है, कुछ नहीं सर, पहला वाला साल का रेट 1 into 5%, दूसरा वाला रेट है वो भी एक साल का है, प्लस 1 into 7.2%, प्लस
जो तीसरा वाला रेट 11%, वो भी तो है, तो 1 साल का ही, 2 साल बाद 1 साल के लिए, राइट? तो 1 into 11%, द होल डिवाइड बाई 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1, ये शॉर्टकट अप्रॉक्स आता है, बट आंसर्स एंटरटेन करते हैं, राइट? करिकुलम में दोनों मेथड सिखाया हुआ है, एक लॉन्ग कट वाला और एक अप्रॉक्स वाला। तो 5 + 7.2 + 11 डिवाइड बाई 3। देखो 7.33 समथिंग आ रहा है, कौन से ऑप्शन को एंटरटेन कर रहा है? 7.72 बी। तो सर इनका 7.72 कैसा है? बिकॉज इन लोग एग्जैक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। एग्जैक्ट वाला ना टाइम कंज्यूमिंग काफी, अगर यही सम को मेरे को एग्जैक्ट फॉर्मूला लगा के करना है, तब तो भाई ये कुछ ऐसा है। 1 प्लस जो भी आपका रेट है S3, अपने को रेट निकालना है, उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। 3 साल का रेट कंपाउंडेड सेमी एनुअल मतलब 6 पीरियड, द होल डिवाइड बाई पहला वाला रेट 1 + 5% डिवाइड बाई 2, इसका पावर, सिंस सब सेमी एनुअल है तो 1 साल में 2 पीरियड, पावर में 2। फिर 1 + 7.2% डिवाइड बाई 2, इसको पीरियोडिक बना दिए, 1 साल में 2 बार। फिर 1 + 11% डिवाइड बाई 2, इसको भी पीरियोडिक बना दिए, 1 साल में 2 बार। देखो 6, और यहाँ पे भी टैली हो गया, 2 4 6, ऐसे कर पूरा के इतना कौन करेगा यार तामझाम? तो ये मैं लिख भी नहीं रहा हूँ यहाँ पे। लॉन्ग कट किया जा सकता है, बट फास्टेस्ट शॉर्टकट। तो ये जो रेट आ रहा है 7.72% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअल, ठीक है, परफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ये चेक कर रहा है कि यार कैंडिडेट को शॉर्टकट याद है क्या, कि हमने तो शॉर्टकट भी सिखाया है, और हमें सिखाते हुए ये भी बोला है कि यार शॉर्टकट से ना आप एग्जैक्ट आंसर के एकदम पास में पहुंचोगे, वो ऑप्शंस में एंटरटेन किया हुआ रहेगा, राइट? वो लगाइए, राइट, फास्ट हो गया ना आपका। क्वेश्चन नंबर 6, 5 years ago an investor purchased a 10 years 7% semi-annual coupon paying bond for 98, 5 साल पहले बॉन्ड बाई किया था 98 में। टुडे मतलब आज जो खड़ा है वो T = 5 पे, द बॉन्ड इज सोल्ड फॉर 98.25, आज उसने बॉन्ड बेच दिया 98.25 पे। बोलेगा द कैपिटल गेन और लॉस कितना? अब बहुत सारे लोगों को करने का मन हो रहा है कि 98.25 में बेचा और सर 98 में खरीदा था, और कैपिटल गेन तो सर देखो ना 0.25 हो गया, 0.25, ऑप्शन नंबर सी बोलने का मन है, पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये ऐसा सम होता तो क्या CFA लेवल 1 में पूछते हैं इन लोग? राइट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये थोड़ी ना पूछेंगे यार। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो एकदम गलत सोच रहे हो। तो सर कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं बॉन्ड्स के केस में? हम लोग सेलिंग प्राइस विच इज 98.25, उसको कंपेयर करते हैं विद द कैरिंग वैल्यू एट T = 5। बॉन्ड का फेयर वैल्यू क्या होता T = 5 पे, उससे कंपेयर किया जाता है सेलिंग प्राइस को, टू कैलकुलेट कैपिटल गेन और लॉस। आई रिपीट, द सेलिंग प्राइस इज नॉट कंपेयर्ड विद द कॉस्ट प्राइस जो आपने पे किया था। इंस्टेड द सेलिंग प्राइस इज कंपेयर्ड विद द फेयर वैल्यू, दैट इज द कैरिंग वैल्यू जहां पे आप खड़े हो। T = 5 पे वापस से बॉन्ड को वैल्यू कीजिए, राइट? तो दैट इज कैरिंग वैल्यू, उससे कंपेयर किया जाता है टू कैलकुलेट कैपिटल गेन और लॉस, राइट? तो माइनस यहाँ पे लिख रहा हूँ कैरिंग वैल्यू। अब सर कैरिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, बॉन्ड वैल्यूएशन यार, बॉन्ड वैल्यूएशन। यू आर स्टैंडिंग एट T = 5, अब इस बॉन्ड में कितना टाइम रह गया? ओरिजिनली बॉन्ड 10 साल का था, 5 साल बीत गया, अब कहने से 5 साल रह गए। 5 साल मतलब कहने से 10 पीरियड, क्योंकि ये बॉन्ड तो सेमी एनुअल है। तो 100 FV, 7% कूपन है 100 का, 7%, 7 का आधा 3.5 PMT, 10N। अब मेरे को I/Y डालना पड़ेगा ना। सर I/Y तो यील्ड होता है, वो यील्ड कैसे निकालेंगे? तो शुरू में जब बॉन्ड खरीदा था तो क्या यील्ड था वो निकालो आप। तो शुरू में जो बॉन्ड खरीदा था 98 में खरीदा, तो यहाँ पे जस्ट मैं यील्ड का कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, I/Y। यहाँ पे इसका कैलकुलेशन दिखाता हूँ मैं। तो आपने शुरू में 98 दिया, प्लस माइनस PV,
100 FV शुरू में जब खरीदा था 10 साल का बॉन्ड, तो एन कितना डाल देंगे, 20। 20 हो गया आपका एन। 3.5 हो गया आपका क्या, पीएमटी। सीपीटी आई/वाई अगर आप करोगे तो आपको पीरियोडिक वाईटीएम मिल जाएगा, मतलब हर 6 मंथ का वाईटीएम कितना। तो चलो करते हैं 98 प्लस माइनस पीवी 100 FP 3.5 पीएमटी 20 एन सीपीटी आई/वाई। तो 3.642543 ये 6 मंथ का, और अपने को यहाँ पे पीरियोडिक ही चाहिए। 3.642543 ऑब्वियसली ये कैल्सियम में रहेगा, इसको रहने दो ऐसे, राइट। अब बाकी का डिटेल्स चेंज कर देते हैं। अब टी इज इक्वल टू 5 पे 100 FV है, 3.5 आपका पीएमटी रहेगा, 10 N रहेगा, राइट। एंड 3.642543 आई/वाई सीपीटी पीवी करो, तो अब आएगा आपका प्राइस सीपीटी पीवी। प्राइस आने वाला है आपका 98.82 टू समथिंग, तो 82 ये आपका प्राइस है, ये आपका कैरिंग वैल्यू है 98.82। जस्ट दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस क्वेश्चन। एक ही चीज इसमें याद रखना है कि सेलिंग प्राइस को कैरिंग वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। कैरिंग वैल्यू का मतलब नॉर्मल बॉन्ड वैल्यूएशन, राइट। अब बताओ 98.25 में बेचा, कैरिंग वैल्यू 98.82, राइट। तो लॉस दिख रहा है तो 98.82 तो -0.57, -0.57 का कैपिटल लॉस है। ऑप्शन नंबर बी। सारे क्वेश्चन डेंजरस लग रहे हैं, मैंने बोला था कमेंट में बताना कौन सा तोड़ू फोड़ है, राइट, बताना जरूर प्लीज। तो बहुत सारे क्वेश्चन, कितना मासूम क्वेश्चन दिख रहा है ना, 2 लाइन का, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ है कितना कुछ। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ। हाँ, चलो ठीक है, देखो। An analyst obtains the following information on a 3 bond portfolio। 3 बॉन्ड का डिटेल्स दिया हुआ है। बॉन्ड XYZ फेस वैल्यू पार वैल्यू देके रखा हुआ है, हर एक बॉन्ड का इंडिविजुअली प्राइस देके रखा हुआ है 105, दूसरे का 80, तीसरे का 120। मेच्योरिटी देके रखा हुआ है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन देके रखा हुआ है, ठीक है। ऑल आर फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स पेइंग एनुअल कूपन एंड देयर इज नो अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। इफ द वाईटीएम ऑन ईच बॉन्ड इंक्रीज बाय 10 बेसिस पॉइंट, हर एक का वाईटीएम अगर 10 बेसिस पॉइंट बढ़ा, which bond's price change is most likely to have the greatest impact on the portfolio value। Okay, ऐसे टाइप का एक क्लासिक सम है, कोर में भी है। अपने को बॉन्ड का प्राइस कितने से चेंज हुआ अमाउंट टर्म्स में कैलकुलेट करना है और देखना है कि यार सबसे ज्यादा किसका चेंज हुआ है, राइट, दैट इज द आंसर। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो बॉन्ड का अपने को पार वैल्यू देके रखा हुआ है, अपने को मार्केट वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू पे अपन कैलकुलेट करेंगे ना यार, इतने से प्राइस गिर गया। तो निकालने का स्टाइल सुनना, फास्ट हो जाता है। देखो हर एक बॉन्ड का प्राइस इंडिविजुअली देके रखा है 105। आप इसको ऐसे भी सोचो ना, 105% ऑफ द पार वैल्यू। अगर फेस वैल्यू 100 है, प्राइस अगर 105 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ द बॉन्ड का प्राइस इज एक्चुअली 105% ऑफ द फेस वैल्यू, राइट। तो बॉन्ड एक्स का पार वैल्यू कितना है, 80 मिलियन। अब सब मिलियंस में कैलकुलेट कर रहा हूं तो 80 बोल रहा हूँ, 80 इज द फेस वैल्यू। उसका मार्केट वैल्यू क्या होगा, 80 इंटू 105%। फास्ट हो जाएगा ना यार। नहीं सर ऐसा नहीं समझा, तो फिर कर एकदम ऐसा बच्चा वाला स्टाइल से। अगर फेस वैल्यू 100 है, उसका मार्केट प्राइस 105 है, फेस वैल्यू अगर 80 है, 80 मिलियन है, तो उसका मार्केट वैल्यू कितना। तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, 80 इंटू 105 डिवाइड बाय 100। एक्चुअल में आपने वही तो किया है, राइट। खैर, ये हटा रहा हूं मैं, फास्ट तरीके से करते हैं। यार क्या हो रही है। जस्ट सेकेंड ना, इरेजिंग नहीं हो रहा है। ओके, तो अपन फास्ट तरीके से करते हैं। अच्छा, दूसरा वाला बॉन्ड का बताना, तो दूसरा वाला बॉन्ड का प्राइस इज 80। कैन आई से 80% ऑफ द फेस वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, राइट। तो अगर 70 मिलियन का फेस वैल्यू, तो 70 का 80% इज द मार्केट प्राइस। तीसरा वाला बॉन्ड का बताना, तो तीसरा वाला बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट 120% ऑफ द फेस वैल्यू। तो इसका अगर फेस वैल्यू 20 मिलियन है, मार्केट प्राइस क्या होगा, 20 इंटू 120%, राइट। स्ट्रेट अवे मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं।
मार्केट प्राइस इन मिलियंस। तो पहले वाले का इट इज 80 इंटू 105%। जिसको ये शॉर्टकट जमा तो ठीक, वरना मैंने वो जो अल्जेब्रिकल वो यूनिटरी मेथड वाला बता दिया कैसे करना है। तो इसका हो जाएगा आपका 84 मिलियन। दूसरे वाले का 70 इंटू 80%, ये हो जाएगा 56 मिलियंस। तीसरा कितना है, 20 का इंटू 120%, तो ये हो जाएगा आपका 24 मिलियन। ये आपका मार्केट प्राइस। अब मॉडिफाइड ड्यूरेशन देके रखा हुआ है 2.4, 6.75, 12.5। वाईटीएम कितने से बढ़ाने का बात कर रहा है, वाईटीएम 10 बेसिस पॉइंट बढ़ गया। वाईटीएम अप बाय 10 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.1%। तो तुमको क्या मॉडिफाइड ड्यूरेशन का इंटरप्रिटेशन आता है? 2.4 का इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर वाईटीएम 1% बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस 2.4% गिरेगा। यहाँ पे वाईटीएम 0.1% बढ़ा तो बॉन्ड का प्राइस कितने से गिरेगा? 2.4 इंटू 0.1, 2.4 इंटू 0.1, 0.24% गिरेगा। राइट। दूसरे वाले बॉन्ड का प्राइस कितने से गिरेगा? इट इज, अगर 1% बॉन्ड का, सॉरी 1% अगर यील्ड बढ़ा तो दूसरे वाले बॉन्ड का प्राइस 6.75% गिरेगा। देखा, ये बॉन्ड लिख देता हूं यार, बॉन्ड एक्स, बॉन्ड वाई, बॉन्ड जेड। वाई का मॉडिफाइड ड्यूरेशन 6.75, हाउ डू वी इंटरप्रेट दिस? अगर बॉन्ड वाई का यील्ड 1% बढ़ता है तो सर बॉन्ड वाई 6.75% गिरेगा। लेकिन सर बॉन्ड वाई का यील्ड 0.1% बढ़ा तो बॉन्ड वाई कितना गिरेगा? 6.75 इंटू 0.1, 0.675% बॉन्ड का प्राइस गिरेगा। अब जेड का खुद ही कर लो। 12.5 है, अगर 1% यील्ड बढ़ा 12.5% गिरेगा। 0.1% अगर बढ़ा तो सर इट इज लाइक 0.125% गिरेगा। सॉरी 1.25% गिरेगा। मेरे को नहीं लगता है कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन का इंटरप्रिटेशन पे मेरे को ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, बिकॉज सबको समझ में आ रहा है ये चीज। राइट। तो ये होगा परसेंटेज फॉल। कुछ नहीं किया, यूनिटरी मेथड किया है। राइट। एक के बदले 2.4 है, 0.1 के बदले कितना? 0.1 इंटू 2.4। राइट। दूसरे वाले केस में एक के बदले 6.75 का इंपैक्ट है, तो 0.1 के बदले कितना? 0.1 इंटू 6.75। तो इतना परसेंट प्राइस गिरेगा। अपन अभी अमाउंट टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। फॉल इन अमाउंट टर्म्स। चलो, बॉन्ड एक्स का मार्केट प्राइस कितना है? 84 मिलियन। और बॉन्ड एक्स का प्राइस कितना गिरेगा? 0.25% गिरेगा। तो 84 इंटू 0.2, मैंने 0.25 बोल दिया, 0.24% गिरेगा। 84 इंटू 0.24%, तो कहने से 0.2016 मिलियन का फॉल है। दिस फॉल, बॉन्ड वाई का प्राइस कितना गिरेगा? 0.675% गिरेगा। और बॉन्ड वाई का मार्केट प्राइस कितना है? 56। तो 56 इंटू 0.675%, तो अमाउंट टर्म्स में सर इतना गिरेगा, 0.378 मिलियन। राइट। ये फॉल इन प्राइस है। फॉल इन प्राइस है। तीसरा वाला कर लो, 24 इंटू 1.25%, 0.3 मिलियन का फॉल। सबसे ज्यादा किसको फटका लगा है? 0.378, 0.378 विच इज बॉन्ड वाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट। अपने को पहले तो परसेंटेज चेंज पता करने आना चाहिए, विच इज नथिंग बट यूनिटरी मेथड। राइट। जो भी क्वेश्चन में चेंज इन यील्ड, उसको आप मॉडिफाइड ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। राइट। उसके बाद अमाउंट टर्म्स में निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 8,
An analyst owns a bond portfolio made up of following two bonds. एक बॉन्ड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है एनालिस्ट ने, जिसके अंदर वो पोर्टफोलियो के अंदर दो बॉन्ड है, बॉन्ड ए एंड बॉन्ड बी। बॉन्ड ए का फेस वैल्यू देके रखा हुआ है 30 मिलियन, बॉन्ड बी का 50 मिलियन, वाईटीएम देके रखा हुआ है, मार्केट वैल्यू भी देके रखा हुआ है, मैक्यूले ड्यूरेशन देके रखा हुआ है। ओके, देर इज नो अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। मार्केट वैल्यूज आर फुल प्राइसेस, ओके, फुल प्राइस है, फुल प्राइस का मतलब वही फ्लैट प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। कूपन्स आर पेड सेमी एनुअली, ओके, मतलब ये जो भी यील्ड है दिस इज पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। YTMs are obviously YTMs are stated on a semi-annual bond basis, ठीक है। मैक्यूलर ड्यूरेशंस आर एनुअलाइज्ड, तो क्या करना क्या है अपने को इसमें, कैलकुलेट यूजिंग द मोस्ट कॉमन मेथड कॉमा द एवरेज एनुअल पोर्टफोलियो मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ओके, पोर्टफोलियो का मॉडिफाइड ड्यूरेशन अपने को निकालना है यूजिंग द मोस्ट कॉमन मेथड। मोस्ट कॉमन मेथड का मतलब वेटेड एवरेज वाला, वेटेड एवरेज। दो तरीका है पोर्टफोलियो का मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालने का। मेथड नंबर वन, इट इज लाइक, अभी नाम है उसका, फुल वैल्यूएशन अप्रोच, वैसा कैश फ्लोज प्रेडिक्ट करते हैं, शॉक्स एंड ऑल दैट देते हैं। मेथड नंबर टू फास्ट है, बोला सर इंडिविजुअल बॉन्ड्स का जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है ना, हम उसी का वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो। दिस इज द मोस्ट कॉमन अप्रोच, राइट। और वेट्स क्या देंगे सर, वेट्स इज नथिंग बट द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे पोर्टफोलियो में दो बॉन्ड है, बॉन्ड ए बॉन्ड बी। मैं क्या करूंगा, पहले पहले बॉन्ड ए का मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालूंगा, बॉन्ड बी का मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालूंगा। मेरे को बॉन्ड ए बॉन्ड बी का मार्केट वैल्यू पता है, तो क्या मैं वेटेड एवरेज मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो का नहीं निकाल सकता हूँ, राइट। वही करना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालना। मैक्यूले देख के रखा हुआ है 2.7। क्या तुमको पता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं? मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज नथिंग बट मैक्यूलर ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय पीरियोडिक YTM का फैक्टर। ये जिसको याद नहीं है वो ये सम टच नहीं कर सकता है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज नथिंग बट मैक्यूलर ड्यूरेशन डिवाइड बाय पीरियोडिक YTM फैक्टर। तो बॉन्ड ए का मैक्यूलर ड्यूरेशन इज 2.7 डिवाइड बाय पीरियोडिक, बॉन्ड ए का YTM कितना है 6.26% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो 6 महीने का कितना होगा, 6.26 डिवाइड बाई 2, वही तो होगा ना पीरियोडिक। 3.13% होगा 6 महीने का, राइट। इसका फैक्टर बनाना है। यहाँ पे जस्ट मैं ऐसे दिखा देता हूँ, 1 + 6.26% डिवाइड बाई 2। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन आया है 2.61, पूरा ही लिख रहा हूँ, चलो मैं 8055। उसी तरीके से बॉन्ड बी का मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज नथिंग बट 19.2 डिवाइड बाय पीरियोडिक YTM फैक्टर 1 + 9.06% डिवाइड बाय 2। एटीन पॉइंट 367933। तो इंडिविजुअल बॉन्ड्स के मॉडिफाइड ड्यूरेशन आ गए, राइट। अब तो वेटेड एवरेज करना है, तो मार्केट वैल्यू देके रखा हुआ है, इन मिलियंस में ले रहा हूं, इन मिलियंस, डॉलर मिलियंस। पहला वाला मार्केट वैल्यू है 29.3 मिलियन, दूसरा वाले का कितना है बॉन्ड बी का 25.4। चलो वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालते हैं पोर्टफोलियो का। मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो, इनफैक्ट ऐसे लिख देता हूं मैं, मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेटेड एवरेज। कैसे निकालते हैं वेटेड एवरेज, यू ऑल नो, 2.618055 इंटू 29.3 प्लस 18.36, वो जो भी था, इंटू 25.4 द होल डिवाइड बाय
समेशन टोटल 29.3 प्लस 25.4। वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है लेवल 1 कैंडिडेट्स को, राइट? इतना ही काफी है कि हाँ यार, मोस्ट कॉमन मेथड इज नथिंग बट द वेटेड एवरेज। तो चलो निकालते हैं। 2.618055 into 29.3 plus 18.367933 into 25.4 divided by summation 9.93 something, 9.93 समथिंग। कोई ऑप्शन है क्या एंटरटेन कर रहा है? 9.93, ऑप्शन नंबर ए। सारे के सारे क्वेश्चंस काफी कॉन्सेप्चुअल कलेक्ट किया मैंने, मतलब जो सही में टेस्ट करेगा कैंडिडेट को समझाएगा सब्जेक्ट। शेपिंग रिस्क, क्वेश्चन नंबर 9, दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। शेपिंग रिस्क इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली असेस्ड बाय, ध्यान आ जाना चाहिए, शेपिंग रिस्क को कौन कैप्चर करता है, कौन संभालता है, राइट? की रेट ड्यूरेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली असेस्ड बाय, मेरे को तो बोलने का मन हो रहा है, इट इज असेस्ड बाय की रेट ड्यूरेशन। अब आपको ऑप्शंस में ये देखना है कि की रेट ड्यूरेशन वाला कौन सा ऑप्शन है। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन द बॉन्ड्स वाईटीएम। चेंज इन द बॉन्ड्स वाईटीएम, पूरा का पूरा वाईटीएम चेंज होने से बॉन्ड का प्राइस, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं वैसे। शेपिंग रिस्क इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली असेस्ड बाय मेजरिंग द चेंज इन द बॉन्ड्स प्राइस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम, राइट? चेंज इन द बॉन्ड प्राइस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम चेंज इन द वाईटीएम, दिस इज कैप्चर्ड बाय whom? दिस इज कैप्चर्ड बाय मॉडिफाइड ड्यूरेशन, नहीं क्या? अगर वाईटीएम 1% से चेंज हुआ तो बॉन्ड का प्राइस कितने से चेंज होगा? दिस इज व्हाट? मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, change in the bond price due to change in the entire benchmark yield curve, शिफ्ट इन द एंटायर बेंचमार्क यील्ड कर्व, ये कौन एक्सप्लेन करता है? इफेक्टिव ड्यूरेशन। तो पहला वाला ऑप्शन इज मॉडिफाइड, दूसरा वाला ऑप्शन इज इफेक्टिव, तीसरा वाला चेंज इन द बॉन्ड प्राइस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम शिफ्ट इन अ पोर्शन ऑफ बेंचमार्क यील्ड कर्व, दिस इज योर केआरडी। जो कोई पैरेलल शिफ्ट अज्यूम नहीं करता है, नॉन पैरेलल शिफ्ट होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में नॉन पैरेलल शिफ्ट भी होगा। एक साल वाला रेट 1% बढ़ा, 2 साल वाला रेट क्या पता 4% बढ़ जाए, राइट? नॉन पैरेलल हो गया ना तो। खैर एनीवेज, तो शेपिंग रिस्क को कौन संभालता है? की रेट ड्यूरेशन, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। डेंजरस क्वेश्चन। तो 9 का इट इज सी। क्वेश्चन नंबर 10, एन issuer an issuer constructs a mortgage pass through security, चलेगा सिक्योरिटाइजेशन में, with the following underlying collateral, ओके? ये कोलैटरल है, पूल है, पूल में लोन ए, लोन बी, लोन सी है, दिखा? हर एक लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 80, 80,000, 100,000, 120,000। हर एक लोन से क्या इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो भी दिया हुआ है, राइट? एंड हर एक लोन का रिमेनिंग मंथ्स टू मेच्योरिटी वो भी देके रखा हुआ है। क्या पूछा क्या है इसने? तो ऑब्वियसली एक बार डिजाइन बना देते हैं। ये पूल है, पूल में ए, बी एंड सी, ये पूल ऑफ एसेट्स, पूल ऑफ कोलैटरल, इससे कूपन रेट जनरेट होगा एंड एसपीवी पास ऑन करेगा। ये एक माइंड में आ जाना चाहिए। पूल, पूल से आया कैश फ्लो एसपीवी के पास, एंड एसपीवी उसको पास कर देगा टू इन्वेस्टर्स। ऑब्वियसली पूरा का पूरा पास ऑन नहीं करेगा, कुछ फीस वगैरह कट करेगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इफ द इशूअर चार्जेस सर्विसिंग फी ऑफ 25 बेसिस पॉइंट, तो जो भी कैश फ्लो आ रहा है, जो भी कूपन रेट आ रहा है, उसमें से अपना खर्चा सर्विसिंग फीस को माइनस करेगा, जो बचा पास थ्रू रेट। तो पास थ्रू रेट का सीधा का सीधा फॉर्मूला ही है, पास थ्रू रेट पीटीआर इज इक्वल टू वेट। ओके, तो मैं ये बोल रहा था पास थ्रू रेट इज नथिंग बट वेटेड एवरेज कूपन रेट माइनस सर्विसिंग फी। तो आपको सबसे पहले तो वेटेड एवरेज कूपन रेट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? कूपन रेट्स आपको देके रखा हुआ है,
रिमेनिंग बैलेंस देके रखा हुआ है, बस वेटेड एवरेज 4.5 into remaining balance plus 5 into remaining balance plus 4.7 into remaining balance the whole divide by total remaining balance. वो वेटेड एवरेज तो ऐसे ही होता है, राइट? वेट इंटू रेट प्लस वेट इंटू रेट प्लस वेट इंटू रेट, वेट्स बीइंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस, राइट? तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस टोटल में कितना है? 120 प्लस 80, 200, 200 प्लस एक कितना? 300। तो चलो वेटेड एवरेज कूपन रेट निकालते हैं। वेटेड एवरेज कूपन रेट इज इक्वल टू 4.5 into 80 plus 5 into 100 plus 4.7 into 120. The whole divided by summation weights, which is nothing but outstanding balance. That is what 300. 4.5 into 80 plus 5 into 100 plus 4.7 into 120. The whole divided by 300. So 4.746, ठीक है, 4.747 कर दो क्या, या 4.75 कर देता है, या चलो ठीक है 76 जो भी आया। ये वेटेड एवरेज कूपन रेट है जो एसपीवी को मिल रहा है, उसमें से एसपीवी अपना सर्विसिंग फीस वगैरह माइनस करेगा। तो एक बार -0.25, तो कितना आ रहा है? 4.496, विच इज 4.5। 4.5, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, a company has recently declared bankruptcy and defaulted on its senior unsecured debt. Okay, senior unsecured debt पे डिफॉल्ट मार दिया, एंड वो सीनियर अनसिक्योर्ड डेट के अंदर कौन कौन लोग थे वो दिया हुआ है। बॉन्ड होल्डर्स इंक्लूड इन्वेस्टर ए, इन्वेस्टर बी, इन्वेस्टर सी, ये सारे के सारे सीनियर अनसिक्योर्ड के अंदर है, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द राइट टू पेमेंट रैंकिंग्स ऑफ दिस बॉन्ड होल्डर? सबका सेम प्रायोरिटी विद इन द कैटेगरी, तो पारी पासु है, राइट? सीनियर अनसिक्योर्ड के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें तो यार दे आर इक्वल ना रैंकिंग, राइट? पारी पासु, ऑल हैव इक्वल प्रायोरिटी। सेक्योर्ड या फिर सीनियर, चलो ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना। जैसे सीनियर अनसिक्योर्ड है कर ही देते चलो। इसके बाद नीचे है सपोज जूनियर, तो सीनियर अनसिक्योर्ड वर्सेस जूनियर में सबसे पहला प्रायोरिटी किसको है? सीनियर को, राइट? सीनियर के अंदर जितने भी लोग हैं उसमें सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है? उसमें सबसे पहला नहीं सर, उसमें सब इक्वल रैंक है, राइट? वैसे यार ये भी इंपॉर्टेंट है, पारी पासु याद आना चाहिए आपको। 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following would most likely to be considered a positive covenant? Positive covenant ना जनरली एफर्मेटिव इन नेचर होता है, मतलब ये आपको करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वैसा। कौन सा पॉजिटिव कोवेनेंट है? ऑप्शन है टू प्रोवाइड, ये करो भाई, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो। और नेगेटिव कोवेनेंट्स में ये होता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि टू रिफ्रेन फ्रॉम, आप नया बॉन्ड इशू नहीं कर सकते हो, दैट इज दिस। टू इम्पोज अ लिमिट ऑन डिस्पोजल ऑफ कंपनी एसेट्स, आप कंपनी के एसेट को ऐसे बेच नहीं सकते हो ड्यूरिंग बॉन्ड का टर्म एंड ऑल दैट, दीज आर ऑल व्हाट? ऑप्शन बी एंड सी ये नेगेटिव है, नेगेटिव कोवेनेंट्स, राइट? ऑप्शन नंबर ए इज affirmative, that is positive covenant. Question number 13, a floating rate note pays coupon interest, पहले बात तो फ्लोटिंग रेट नोट pays coupon interest quarterly, हर 3 3 महीने में देता है। पहला कूपन 31 मार्च को देगा, दूसरा कूपन ऑब्वियसली 30 जून को, तीसरा कूपन 30 सितंबर को, एंड चौथा कूपन 31 दिसंबर को। द कूपन रेट फॉर द ईच पेमेंट इज कैलकुलेटेड एज अ 3 मंथ लिबर, राइट? लिबर का आप एमआरआर, ये एमआरआर का बात कर रहे हैं, 3 मंथ एमआरआर मार्केट रेफरेंस रेट प्लस 50 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है? 3 month MRR was 2.25% on 31st of March, 2.5% on 30th of June, 2% on 30th of September, and 2.75% on 31st of December. The month in which the coupon rate was 2.5% is 2.5% coupon rate कौन से मंथ में है बोल रहा है? तो पहले बात तो ये, पहले तो अपने को ये कैलकुलेट, 3 ऑप्शन दिया हुआ है, जून, सितंबर, दिसंबर। हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि सर हर एक मंथ में क्या कूपन रेट एप्लीकेबल होगा। जून
अब इसमें यहाँ पे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज आपको पता होना चाहिए कि सर फ्लोटिंग रेट नोट्स के केस में कूपन ना पहले ही सेट हो जाता है। जैसे पहला जून है ना, जून, अप्रैल मई जून, ये सेकेंड क्वार्टर का कूपन डिसाइड हो जाता है ऑन 1 अप्रैल। आई रिपीट, एफआरएम के केस में कूपन रेट्स डिसाइड होता है शुरू में, उसको पे किया जाता है बाद में। जैसे जैन फेब मार्च फर्स्ट क्वार्टर का कूपन डिसाइड होगा 1 जैन को, पे किया जाएगा 31 मार्च को। वैसे अप्रैल मई जून का कूपन डिसाइड होगा 1 अप्रैल को, उसको पे किया जाएगा 30 जून को। तो जून मंथ का कूपन कहने से 1 अप्रैल को डिसाइड कर दिया रहेगा, राइट। 1 अप्रैल बोल लो या 31 मार्च बोल लो, 31 मार्च को प्लीज बोलना एमआरआर क्या था, 2.25। तो 2.25% प्लस कंपनी और एक्स्ट्रा दे रहा 50 बेसिस पॉइंट, 0.5%। तो 2.75% इज द कूपन टू बी पेड ऑन अप्रैल, ऑन मई, ऑन जून। सितंबर बोल रहा है, थर्ड क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर का कूपन डिसाइड होता है 1 जुलाई। 1 जुलाई बोल लो या फिर 30 जून बोल लो। तो 30 जून को 2.5% चल रहा था हमारा, तो 2.5% प्लस 0.5%, तो 3% इज द कूपन दैट इज एप्लीकेबल फॉर जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर, राइट। अब मैंने शायद पहला वाला ऐसा बोल दिया 2.75% फॉर द अप्रैल मई जून, मेरे को बोलना ऐसा चाहिए था 2.75% इज द कूपन रेट एप्लीकेबल फॉर अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, ये बोलना चाह रहा हूँ। जैसे 3% इज द कूपन रेट एप्लीकेबल फॉर जुलाई अगस्त सितंबर, माने थर्ड क्वार्टर का ये वाला कूपन रेट, राइट। एंड कब पे करेगा थर्ड क्वार्टर का कूपन, कंपनी पे कब करेगा, ऑन सितंबर, 30 सितंबर। कैसे पे करेगा, जो भी फेस वैल्यू रहेगा इंटू 3% इंटू 3/12। अप्रैल में जून सेकेंड क्वार्टर का कूपन कंपनी पे कब करेगा, ऑन 30 जून को। कितना पे करेगा, 2.75%। कैसे कैलकुलेट करेगा, फेस वैल्यू इंटू 2.75% इंटू 3/12, राइट। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर का कूपन रेट डिसाइड होने वाला है 1 अक्टूबर को, लेकिन कंपनी पे करने वाला है ऑन 31 दिसंबर, राइट। 1 अक्टूबर बोल लो या फिर 30 सितंबर बोल लो। तो एमआरआर क्या था 30 सितंबर को, 2%। 2% प्लस 0.5%, दिस व्हाट 2.5%। तो कहने से फोर्थ क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए कूपन रेट एप्लीकेबल इज 2.5%, जो कंपनी दिसंबर में पे करने वाला है। और वही पूछा, द मंथ इन विच द कूपन रेट वाज 2.5% इज दिसंबर। बाप रे, तो बहुत ही भयानक क्वेश्चन। The better wording of the question would have been the quarter in which the coupon rate was 2.5%, right? तो अपन बोलते थे कि फोर्थ क्वार्टर माने अक्टूबर टू दिसंबर वाला क्वार्टर, वैसे। बट ठीक है, एनीवेज। क्वेश्चन नंबर 14, a company issued a 2-year bond, a company issued a 2-year bond and choose not to make cash interest payments prior to maturity। मेच्योरिटी के पहले कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट देंगे ही नहीं। इंस्टेंट उसके बदले द कंपनी इलेक्टेड टू ऐड एडिशनल डेट टू द प्रिंसिपल अमाउंट ईच पीरियड। बोल रहा है कूपन नहीं देंगे, जो भी कूपन अमाउंट होता है ना अक्रू, उसको हम लोग प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे और एक साथ मेच्योरिटी में आपको देंगे। ये बॉन्ड क्लियर कट एग्जाम्पल है ऑन पेमेंट इन काइंड बॉन्ड, राइट। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, कंपनी पेमेंट इन काइंड बॉन्ड के केस में कंपनी बोल रहा है कूपन नहीं देंगे, आशीर्वाद देंगे, राइट। और सब कुछ मिला मुलू के एंड में देंगे, राइट। कन्वर्टेबल बॉन्ड, कुछ भी कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब इट इज अ राइट ऑफ एन इन्वेस्टर, राइट टू एन इन्वेस्टर टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी। कन्वर्टेबल बॉन्ड का कोई टोन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, डेफर्ड कूपन। डेफर्ड कूपन में ये होता है कि कंपनी कुछ टाइम तक कूपन नहीं देता है, लेकिन बाद में देना चालू कर देता है। पेमेंट इन काइंड बॉन्ड में कंपनी कूपन देता ही नहीं है, वो कूपन अमाउंट को प्रिंसिपल में ऐड करके बोलता है कि यार एंड में देंगे, राइट। बी, तो यहाँ पे बोला है द कंपनी पेड ऑफ द फुल प्रिंसिपल एट मेच्योरिटी, सब कुछ ऐड करा के फिर एक साथ आपको मेच्योरिटी में देंगे। पेमेंट इन काइंड बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 15, अ डीलर प्लेसेस अ नॉन कॉम्पिटिटिव बिड। दो बिड्स होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव बिड, नॉन कॉम्पिटिटिव बिड। नॉन कॉम्पिटिटिव बिड का मतलब वो डीलर बोल रहा है मेरे को कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है भाई। जो भी कॉम्पिटिटिव बिड में प्राइस डिसाइड हुआ या यील्ड डिसाइड हुआ,
मैं उस प्राइस पे बॉन्ड खरीद लूंगा, राइट। ये होता है नॉन कॉम्पिटिटिव, राजा भोज एकदम। A dealer places a non-competitive bid in a single price auction of a government bonds for $1 million face value of the bond। और एक चीज आपको ये याद रखना है कि यार नॉन कॉम्पिटिटिव जो भी बिडर्स है ना, उनको सारा बॉन्ड्स अलॉट हो जाता है, राइट। बिकॉज हम लोग तो यही बोल रहे हैं कि हम लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं लेंगे। कॉम्पिटिटिव बिड्स में जो भी प्राइस डिसाइड हो रहा है, जो भी हमको मंजूर है, राइट, हम वो प्राइस पे हमको बॉन्ड्स आप एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। Which of the following statement most accurately describes the amount of the bond the dealer will receive when the auction is concluded? Right, auction खत्म होने के बाद नॉन कॉम्पिटिटिव बिडर्स जो भी हैं, राइट, उनको कितने का बॉन्ड्स मिलेगा, कितना सारा, जितना उन्होंने बिड, जितना उनको चाहिए उतना बेसिकली। नन बोल रहा है सिंस द बिड इज नॉन कॉम्पिटिटिव, कुछ भी। $1 million फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स एट द इशुअर एक्सेप्टेड यील्ड, राइट, जो भी इशुअर ने डिसाइड किया भाई ये यील्ड, ये प्राइस, वो प्राइस पे हम बॉन्ड्स खरीद लेंगे। See, $1 million face value of bonds at the yield that the dealer bid. Non-competitive bidders लोग bid में आते ही नहीं है, तो सी तो हो नहीं सकता। ऑप्शन इज बी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है यार, इसमें तो क्या ही बोलो। 15 का बी। A Japanese corporation makes a public offering of euro-denominated bonds in the French domestic bond market. Basically, a Japanese company ने यूरो डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू किया है इन यूरोप। दिस इज नथिंग बट व्हाट, फॉरेन बॉन्ड। फ्रॉम अ फ्रेंच इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव these securities are most likely considered as what, foreign bond। द पर्पस ऑफ रेपो मार्जिन, रेपो मार्जिन का पर्पस क्या है, व्हाट इज दिस रेपो मार्जिन। रेपो मार्जिन ये है, ये जो आपका बोरोवर है, बोरोवर बोलो या सेलर बोलो, जो कोलैटरल देगा, किसको, लेंडर को बोलो या परचेजर बोलो, राइट, से 100 मिलियन या 100 का सिक्योरिटीज दिया, सिक्योरिटीज, बदले में लेंडर पैसा देगा, राइट, कितना देगा, 100 या 100 से ज्यादा, कि 100 से कम, 100 से कम 80, तो 20% का रेपो मार्जिन हुआ ना, राइट। ये क्यों करता है ऐसा, तो प्रोटेक्ट लेंडर, राइट। सिंपल लोन का हिसाब किताब, मैं 100 का कोलैटरल लूंगा, बदले में तेरे को 100 से कम दूंगा, 80 दूंगा, वैसे। दिस इज द लोन अमाउंट। The purpose of the repo margin is most likely to provide a return to the lender, नहीं भाई, shield the borrower from the counterparty risk। भाई borrower counterparty risk कैसे हो सकता है, राइट। इनफैक्ट लेंडर को होता है ना counterparty risk, तो protect the lender from a decline in the collateral value। yes, protect the lender, ये इंपॉर्टेंट है। 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18, लिंकर्स। लिंकर्स का मतलब वो जो आपका the cash flows from the bonds are linked to an inflation index। If the cash flows of the bonds are linked to an inflation index, तो हम लोग ऐसे टाइप की सिक्योरिटीज को लिंकर्स बोलते हैं, right? Linkers are sovereign government debt securities on which the coupon या फिर principal payments may be adjusted, right? Such adjustments are most likely linked to कौन सा इंडेक्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो लिंकर्स बोलते ही ध्यान आ जाना चाहिए, the cash flows are linked to an inflation index। अब उसमें भी लिंकर्स में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेराइटीज है, राइट, क्या वो सब में नहीं जाना अपने को। क्वेश्चन नंबर 19, बॉन्ड्स इशूड बाय वर्ल्ड बैंक। मेरे को लगता है पूरे के पूरे सेट में ये सबसे आसान क्वेश्चन है। बॉन्ड्स इशूड बाय द वर्ल्ड बैंक, सुप्रानेशनल। आंसर इज व्हाट बी। क्वेश्चन नंबर 20, वन सोर्स ऑफ फंड्स फॉर मेकिंग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट ऑन नॉन सॉवरेन बॉन्ड्स। नॉन सॉवरेन बॉन्ड्स अंदर में दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बॉन्ड्स, एक होता है जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड। देखते हैं, वन सोर्स ऑफ फंड्स फॉर मेकिंग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट। अगर नॉन सॉवरेन वाले स्टेट गवर्नमेंट लोग पैसा उठाते हैं तो सोर्स ऑफ रीपेमेंट क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, स्पेशल टैक्स और फी एस्टैब्लिश्ड फॉर दैट पर्पस। यस, ये आंसर लग रहा है। बी क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ऑफ अ प्राइवेट कॉर्पोरेशन। ये तो सोर्स ऑफ फंड्स हुआ फॉर रीपेमेंट टू कॉर्पोरेट्स।
सी क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम द लोन पोर्टफोलियो ऑफ द सुप्रा नेशनल एंटिटी, ये तो सोर्स हुआ फॉर रीपेमेंट फॉर द सुप्रा नेशनल्स, राइट। तो ये कॉर्पोरेट्स, ये सुप्रा नेशनल, तो पहला वाला कॉर्पोरेट लिख दिया मैंने, दूसरा वाला होना चाहिए कॉर्पोरेट्स। ऑप्शन नंबर ए। तो ये है आपका क्वेश्चन सेट। आई होप क्वेश्चन आपको मजा आया होगा, राइट। पूरा का पूरा मतलब कॉन्सेप्ट्स को निचोड़ ही दिया है। एक बार मैं देख लेता हूँ सारे के सारे मार्किंग्स हुए हैं कि नहीं। आप जरूर बताना कमेंट करके कि भाई क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही रखना है, और ये क्वेश्चन सेट में से कौन सा क्वेश्चन सबसे आपको तोड़ फोड़ लगा। कुछ लोग बोलेंगे सारा ही लग गया। 2 का बी, 3 का बी, 4 का बी, 5 का इट इज बी, 6 का बी, 7 का इट इज बी, 8 का ए, 9 का इट इज सी, 10 का बी, 11 का ए, 12 का इट इज ए, 13 का इट इज सी, 14 का बी, 15 बी, 16 बी, 17 इट इज सी, 18 का ए, 19 इट इज सुप्रानेशनल बी, एंड 20 का ए। परफेक्ट। कितने क्वेश्चंस आपके राइट हुए ये भी बताना, कौन से क्वेश्चन टफ लगे ये भी बताओ कमेंट में, और वीडियो में मजा आया कि नहीं ये भी बताओ। और लास्टली अपने सारे फ्रेंड्स को सर्कुलेट करो, राइट, उनका फास्ट रिवीजन होगा, राइट। चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट में, नेक्स्ट डे पे, ठीक है। चलो बाय बाय।